त्रिशूल एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद मिया और आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं टकसाली समता दर को। किसको पढ़ने वाले हैं? टकसाली समता दर को। तो टकसाली समता दर किसे कहते हैं? इस दर का निर्धारण बाजार में कैसे होता है, इस दर या इस सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यताएं हैं और इसका डायग्राम किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, इस लेक्चर के अंदर ये सारी बातें आज हम आसान से आसान शब्दों में सीखने वाले हैं। और यह टॉपिक है मुद्रा और बैंकिंग का। मुद्रा और बैंकिंग का, यह कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो जैसे मैंने बताया, टॉपिक है टकसाली समता दर। इसी को कहते हैं इंग्लिश में मिंट प्योरिटी थ्योरी। मिंट प्योरिटी थ्योरी, क्योंकि टकसाली समता दर लिखा है तो टकसाली समता सिद्धांत भी इसको कहते हैं। जो यह मिंट प्योरिटी थ्योरी है, इसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे टंक समता दर, स्वर्ण समता दर, विनिमय की टकसाली दर। तो इस प्रकार से अनेक नाम है इसके। टकसाली समता दर के क्या है? अनेक नाम हैं। तो ये जो टकसाली समता दर है, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसको समझने से पहले जान लेते हैं कि ये टकसाली जो समता दर थी कब चलती थी, किस मुद्रा प्रणाली में चला करती थी। तो ये चला करती थी स्वर्णमान। जबकि विभिन्न देशों में स्वर्णमान मुद्रा प्रणाली थी, तो उस समय दो देशों की मुद्राओं में जो विनिमय होना था, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में यदि बदलना था, तो उस समय चला करती थी टकसाली समता दर। तो कुल मिलाकर टकसाली समता दर जो थी वह स्वर्णमान से संबंधित थी। तो स्वर्णमान क्या होता है? स्वर्णमान उस मुद्रा प्रणाली को बतलाता है या उस मुद्रा प्रणाली को कहते हैं जिसमें सोने के सिक्के प्रचलन में होते हैं अर्थव्यवस्था में, कि सोने के सिक्कों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है। दूसरा, सोने के सिक्के तो होते ही थे, साथ में सोने के सिक्कों के साथ साथ पत्र मुद्रा भी चलती थी, कागज के नोट भी चलते थे आज की तरह। लेकिन उस समय जो कागज के नोट थे उनको सरकार का समर्थन प्राप्त था सोने के रूप में। अर्थात उस समय यदि 1 रुपये को सरकार ने कह दिया या लिख के दे दिया कि 1 रुपये में 2 ग्राम सोना मिलेगा, तो कुल मिलाकर कागजी जो मुद्रा थी वो सोने में परिवर्तनीय थी। व्यक्ति बैंक में ले जाएगा, जितना सरकार ने उसके ऊपर लिखा है सोना देने का वचन लेगा कागज के नोट में। तो कुल मिलाकर स्वर्ण मान में सोने के सिक्के प्रचलन में होते थे। इसी के द्वारा वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जाती थी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पत्र मुद्रा भी थी, लेकिन उसे सोने का समर्थन प्राप्त था। लेकिन वर्तमान में हमारे पास जितने भी कागज के नोट हैं, जितने भी हैं, चाहे 500 का है, चाहे 100 का, चाहे 1 रुपए का है, इनको सोने का समर्थन प्राप्त नहीं है। यदि सरकार इनमें से किसी भी नोट को बंद करती है, 500 रुपए के नोट को बंद करती है, तो 500 रुपए ही मिलेगा। ठीक है, कागज का नोट ही मिलेगा, जितना रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ सोना देने का वचन वर्तमान में किसी भी देश में नहीं चलता है। तो ये तो बात होगी स्वर्णमान की, गोल्ड स्टैंडर्ड। तो ये स्वर्णमान कब चला करता था? ये स्वर्णमान था 1901 से लेकर और 1931 के बीच विभिन्न देशों में ये स्वर्णमान प्रचलन में था। सोने के सिक्के जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए यूज किए जाते थे। तो अब बात करते हैं कि टकसाली समता दर किसे कहते हैं, कि टकसाली समता दर किसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर यह जो दर है, यह है विनिमय की टकसाली दर। क्या ये? विनिमय की टकसाली दर। तो पहले इसकी परिभाषा को समझिए। दो देशों की मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा के आधार पर जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसे ही टकसाली समता दर कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रही परिभाषा? कि दो देशों की मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा के आधार पर जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसे ही टकसाली समता दर कहते हैं। आसान भाषा में समझेंगे कि दो देश हैं, माना एक देश है भारत और एक देश है इंग्लैंड, दोनों में स्वर्णमान चलता है। तो भारत का जो 1 रुपया है और उधर इंग्लैंड में चलता है पौंड, तो दोनों को यदि भारत वाले को रुपये के बदले पौंड को खरीदना है तो कितने में मिलेगा वो पौंड? ठीक है, वो पौंड कितने मिलेगा? अर्थात 1 रुपये में मिल सकता है या इससे ज्यादा रुपए देकर मिल सकता है, या पौंड वाला रुपया खरीदना चाहिए
तो वह कितने पाउंड देगा। तो इस प्रकार से विदेशी जो विनिमय दर है ये दो देशों की मुद्राओं को बदलने की विधि को बतलाती है कि किस दर पर, किस रेट पर, किस अनुपात में दो देशों की मुद्राएं आपस में एक्सचेंज होगी, इनकी अदला बदला होगी। ठीक है, तो दो देशों की मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा, तो उसमें विनिमय दर किस आधार पर तय होती थी, देखना पड़ता था कि किस देश की मुद्रा में, इस सिक्के में सोने की मात्रा ज्यादा है। तो जिस देश की मुद्रा में सोने की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका मूल्य ज्यादा होगा, और जिस देश की मुद्रा में सोने की मात्रा कम होगी तो उसका मूल्य कम होगा। अब यहां पर बात आ रही है स्वर्ण की मात्रा। तो जब हम स्वर्ण की बात कर रहे हैं तो उस समय जो सोने के सिक्के होते थे वो पूरा का पूरा जो सिक्का होता था वो सोने का नहीं होता था, प्योर गोल्ड का नहीं होता था कि 24 कैरेट का सोने का बना हुआ है, ऐसा नहीं था। उस समय सोने की कुछ मात्रा उसमें मिला दी जाती थी, बाकी अन्य धातु की रहती थी, क्योंकि सोना महंगा होता है और सोना धरती में सीमित भी है। तो धातु में अर्थात बाकी अन्य धातु रहती थी, तो किसी ने 1 ग्राम मिला दिया अपने सिक्के में, किसी देश ने, किसी ने 2 ग्राम मिला दिया, किसी ने 3 ग्राम मिला दिया, किसी ने 4 ग्राम मिला दिया। इस प्रकार से सोने को मिला देते थे और सिक्का तैयार हो जाता था। तो कुल मिला के जो पूरा सिक्का होता था वो सोने का नहीं होता था, जैसे सुनकर लग रहा है कि स्वर्ण मान गोल्ड स्टैंडर्ड में सोने के सिक्के चलते थे। तो कहने का अर्थ क्या है, सोने की मात्रा होती थी। तो जब दो देशों की मुद्राओं को आपस में बदलना था, एक्सचेंज करना था, तो सोना देखना पड़ता था कि किसकी धातु में सोना ज्यादा है या किसके सिक्के में सोना ज्यादा है। तो जिसके सिक्के में सोना ज्यादा होगा तो सीधी बात है उसका मूल्य ज्यादा होगा, और जिसका कम होगा तो उसका मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो बात करते हैं यहां पे, देखिए कि स्वर्ण मान के अंतर्गत मान लेते हैं कि भारत में और इंग्लैंड में स्वर्ण मान है, भारत और इंग्लैंड में स्वर्ण मान है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए। तो भारत में चलता है रुपया और इंग्लैंड में चलता है पाउंड। ठीक है, इंग्लैंड की मुद्रा का क्या नाम है, पाउंड है, वहां पाउंड नाम की मनी चलती है, और भारत में रुपए नाम की चलती है। काम दोनों का एक ही है, क्या करना है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना। अब समझते हैं कि यहां पर टकसाली समता दर किस प्रकार से निर्धारित होगी, अर्थात दो मुद्राओं का, अर्थात क्या हुआ कि एक रुपए के बदले कितने पाउंड मिलेंगे, ये 1 पाउंड के बदले कितने रुपए मिलेंगे। तो हम बात कर चुके हैं कि सिक्के में देखा जाएगा कि सोना कितना है, तो सोना जिसका ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा, उसका मूल्य ज्यादा होगा, और जिस देश के सिक्के में सोने की मात्रा कम होगी तो उसका मूल्य कम होगा। तो उदाहरण के लिए लेते हैं कि भारत में चलता है रुपया, तो 1 रुपये में सोने की मात्रा 1 ग्राम है, मात्र 1 ग्राम 1 रुपए के सिक्के में मिला रखा है, बाकी वह अन्य धातु का है। तो 1 ग्राम सोना क्या है, भारत के 1 रुपए के सिक्के में मिला रखा है सोना। ठीक है जी, मात्र 1 ग्राम, और बाकी क्या है, अन्य धातु का बना हुआ है। दूसरा देखते हैं, इंग्लैंड का पाउंड है, 1 पाउंड में सोने की मात्रा 4 ग्राम है। कितना है, 4 ग्राम है, अर्थात भारत से 4 गुना सोना किसमें मिला हुआ है, पाउंड में मिला हुआ है। तो यहां पर 1 रुपए में कितने पाउंड मिलेंगे, ठीक है, या हमें कितने रुपए देके 1 पाउंड मिलेगा, ठीक है, या पाउंड वाला कितना पाउंड देगा और उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो यहां पर विनिमय दर किस प्रकार से निर्धारित होगी, देखिए यहां पे आर लिखा मेरा, रेट ऑफ एक्सचेंज। अब करना क्या है, क्योंकि पाउंड में 4 गुना सोना ज्यादा है भारत से, तो 4 ऊपर लिखना है और 1 यहां लिखना है, तो 1 चक्कू 4। तो विनिमय दर कितनी हो जाएगी कि 1 पाउंड खरीदने के लिए 4 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि 1 चक्कू 4, क्योंकि उसमें 4 गुना सोना है। ठीक है जी, तो विनिमय दर क्या होगी कि 1 से भाग दिया 4 में, ठीक है, 4 ग्राम में 1 ग्राम का भाग दिया, तो 1 चक्कू 4, तो 4 रुपए में मिलेगा आपको 1 पाउंड। ये विनिमय दर निर्धारित हो गई। तो इसे ही कहते हैं टकसाली विनिमय दर। क्या कहते हैं इसको, टकसाली विनिमय दर, जिसको कि मैंने यहां पर परिभाषा के रूप में आपको बताया। तो विनिमय दर क्या निर्धारित वही हुई वहां पर कि 4 रुपये बराबर 1 पाउंड। ये पाउंड का चिन्ह है, ये रुपए का चिन्ह है। तो 4 रुपये देकर 1 पाउंड खरीदा जा सकता है। ठीक है, यदि भारत वाला चाहे तो 4 रुपए देगा और 1 पाउंड खरीदेगा। और ब्रिटेन वाला, इंग्लैंड वाला क्या है, वह 1 पाउंड देगा और 4 रुपए खरीद लेगा, क्योंकि पाउंड में सोने की मात्रा ज्यादा है। तो स्वर्णमान में टकसाली जो समता दर थी उस सोने को देखकर ज्ञात की जाती थी कि विनिमय दर दो देशों के मध्य किस प्रकार से तय करेंगे।
तो ठीक है, देशों ने तय किया कि जिसके सिक्के में सोना ज्यादा होगा, ठीक है, और जिसके का कम होगा तो उसका रेशियो निकाला जाएगा, उसका अनुपात निकाला जाएगा, ठीक है जी। जिसमें ज्यादा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और जिसमें कम होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो जिसका ज्यादा है और जिसका कम है तो कम वाले को ज्यादा देना पड़ेगा, तभी जाके अदला बदली होगी, ठीक है। तो यही है टकसाली विनिमय दर। तो ये टकसाली विनिमय दर कब चलती थी? ये चलती थी स्वर्णमान में, गोल्ड स्टैंडर्ड में। वर्तमान में गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं चलता, स्वर्णमान किसी देश में प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट है कि जो टकसाली विनिमय दर है यह सामान्य या दीर्घकालीन विनिमय दर है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली विनिमय दर है। कि जबकि स्वर्णमान था ये लंबे समय तक चलती रहती थी, स्थिर बनी रहती थी। लेकिन इसी के अंतर्गत क्या था कि स्वर्णमान के अंतर्गत विनिमय दर स्वर्ण बिंदुओं के मध्य मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती थी। स्वर्णमान के अंतर्गत जो विनिमय दर थी, यहां पर दो बिंदु निर्धारित किए गए थे, जिसे कहते हैं स्वर्ण बिंदु। क्या कहते हैं इसको? स्वर्ण बिंदु। तो दो स्वर्ण बिंदु या दो पट्टियों के बीच जो विनिमय दर थी वो क्या करती थी? अप डाउन करती रहती थी। तो कोई जरूरी नहीं था कि टकसाली जो विनिमय दर है ये तो निर्धारित हो गई। तो जो बाजार की जो विनिमय दर थी, जो कि मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती थी, वो ज्यादा भी हो सकती थी और कम भी हो सकती थी। लेकिन उनका निर्धारित कर रखा था कि दो स्वर्ण बिंदुओं से बाहर कभी भी विनिमय दर नहीं जाएगी। तो दो बिंदु वह कौन कौन थे? देखिए, एक था उच्चतम स्वर्ण बिंदु, अपर गोल्ड पॉइंट था, ठीक है, और दूसरा था निम्नतम स्वर्ण बिंदु। तो इस प्रकार से विनिमय दर टकसाली समता दर से यदि ऊपर जाती तो अधिकतम जाती उच्चतम स्वर्ण बिंदु तक जाती, और यदि गिरते गिरते जाती तो कहां तक जाती? निम्नतम स्वर्ण बिंदु। तो एक हो गया अपर गोल्ड पॉइंट और एक हो गया लोअर गोल्ड पॉइंट। अभी निकाला कैसे जाता था? इसको निकालने का एक आसान सा फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे कि यदि उच्चतम स्वर्ण बिंदु निकालना है तो क्या करना है? टकसाली समता दर में क्या करना है? प्लस स्वर्ण निर्यात व्यय। अर्थात यदि सोने का निर्यात करना है किसी देश को तो क्या करना पड़ेगा कि स्वर्ण के निर्यात करने पर खर्चा लगेगा। सोना तो कागज के समान तो है नहीं, क्या है? हल्का, ठीक है। तो सोना होता भारी। अब एक देश को दूसरे देश में सोना भेजना है और वो भी किसके? जलियान से भेजना है, टनों में जा रहा है, तो किराया पड़ेगा भैया, किराया तो पड़ेगा। और यदि जहाज डूब गया तो सोना भी डूब गया तो नुकसान होगा, तो इसका बीमा भी करना पड़ता था, तो खर्चा आता था। तो जितना खर्चा आता था स्वर्ण के निर्यात में, तो कुल मिलाकर टकसाली समता दर जितनी निर्धारित हुई है और उसमें स्वर्ण निर्यात पर जितना खर्च आ रहा है, इन दोनों को जो देने पर प्राप्त होता है उच्चतम स्वर्ण बिंदु। अभी हम इसको अंक गणितीय भाषा में भी समझेंगे, ठीक है। यहीं पे बात समाप्त नहीं होती है कि टकसाली समता दर प्लस स्वर्ण निर्यात व्यय। अभी कुछ होगी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप इसको याद रखेंगे कि उच्चतम स्वर्ण बिंदु यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टकसाली समता दर में स्वर्ण निर्यात व्यय को जोड़ना पड़ेगा। और इसका ठीक उल्टा होगा कि उच्चतम स्वर्ण बिंदु के बाद यदि निम्नतम स्वर्ण बिंदु निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? टकसाली समता दर में से क्या करना है? माइनस स्वर्ण आयात व्यय को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि टकसाली जो समता दर है उसमें से माइनस करना है स्वर्ण आयात व्यय, तो वो कहलाएगा निम्नतम स्वर्ण बिंदु। और टकसाली समता दर में यदि स्वर्ण निर्यात व्यय जोड़ दिया तो वह कहलाएगा उच्चतम स्वर्ण बिंदु। तो इस प्रकार से अपर गोल्ड पॉइंट और लोअर गोल्ड पॉइंट बनके तैयार हो जाते थे। तो इन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या होता था? विनिमय दर निर्धारित होती थी। और उच्चतम स्वर्ण बिंदु से ऊपर चली गई तो फिर क्या होता था? सीधे सोने का निर्यात होता था। उस समय पेमेंट के दो तरीके थे भाई। पेमेंट के, यदि एक देश भारत द्वारा इंग्लैंड को क्या करना है? पेमेंट करना है, भुगतान करना है वस्तुओं सेवाओं का, तो एक तो क्या था कि मुद्रा में कर लीजिए, और दूसरा था तरीका कि आप सोने में भी कर सकते थे। एक तो मुद्रा में था कि आप रुपए दीजिए, ठीक है जी, जो सामान आपने इंग्लैंड से मंगाया है उसके रुपए दे दीजिए। एक तो तरीका ये था, ठीक है। यदि आपके पास उधर का पाउंड भी है यहाँ
तो उसको दे दीजिए। यदि कम पड़ता है तो आपके देश में सोना है तो सोना दे दो उसको, ठीक है, इसी रेट पे, ठीक है, जो टकसाली समता दर है। और उसमें स्वर्ण निर्यात बेच जोड़ दो। यदि भुगतान करना है तो भुगतान करने पर निर्यात करना पड़ेगा सोने का दूसरे देश को, तो फिर आप सोने के द्वारा भी क्या कर सकते थे, पेमेंट कर सकते थे। स्वर्ण मान में पेमेंट करने के दो तरीके थे, एक तो आप किस में करेंगे, मुद्रा में करेंगे एक बात, और दूसरा था सीधे सोने में भी कर सकते थे। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब समझिए कि उच्चतम स्वर्ण बिंदु कैसे प्राप्त होता है या इसको कैसे निकाला जाता है, ये तो हमने यहां पर इसका फॉर्मूला बताया। अब देखो, भारत का जो 4 रुपया है, भारत का जो 4 रुपया है उसका जो क्या है, इंग्लैंड की पाउंड की कीमत में देखें विनिमय दर के रूप में, तो केवल 1 पाउंड मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 पाउंड मिलेगा मात्र, ठीक है जी। अब भारत क्या करता है कि ब्रिटेन को सोना भेजता है। सोना क्यों भेजेगा भाई, सोना तब भेजेगा कि जब भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार होता है, ठीक है जी, व्यापार होता है। और व्यापार में एक शब्द आता है, व्यापार में क्या होता है, एक शब्द आता है, उसे कहते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, भुगतान शेष, भुगतान संतुलन, आपने सुना होगा। तो यदि भारत का भुगतान संतुलन क्या है, अपने देश के पक्ष में है, अर्थात भारत का जो भुगतान संतुलन है अपने पक्ष में है, अर्थात इसका मीनिंग हुआ कि भारत निर्यात ज्यादा करता है और आयात कम करता है, ठीक है जी। तो तभी तो भारत क्या होगा, फायदे में होगा। तो निर्यात ज्यादा करेगा तो पैसा देश में बाहर का ज्यादा आएगा, अर्थात पाउंड ज्यादा आएगा, ठीक है। और यदि आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है तो ठीक उल्टा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारत का क्या होगा, घाटा होगा। तो किसी भी देश के संदर्भ में क्या होता है, भुगतान संतुलन तभी पक्ष में होता है जबकि वह ज्यादा निर्यात करता है, ठीक है, और आयात कम करता है। ये तो भुगतान संतुलन क्या होगा, अनुकूल कहलाएगा। लेकिन इसका उल्टा होगा प्रतिकूल, कि जब वो आयात ज्यादा करे, ठीक है, ये 100 रुपए का आयात करे और 50 रुपए का निर्यात करे, तो ये उल्टा होगा। यहां पर जो भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल होगा। ऐसे में देश को क्या होगा, घाटा होगा। अब यहां पर देखिए, इसी को हम समझा रहे हैं आपको कि उच्चतम जो स्वर्ण बिंदु है, इसी के बीच में भुगतान संतुलन कहां से ला गया। तो इसको इसलिए लाना पड़ा कि यदि भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार होता है और भारत का भुगतान संतुलन जो है वह प्रतिकूल है, अर्थात घाटे में चल रहा है, तो भारत के पास अब पाउंड नहीं है कि वह क्या करे कि पाउंड के द्वारा इंग्लैंड को भुगतान कर सके, इंग्लैंड को पाउंड दे सके। लेकिन उच्चतम स्वर्ण बिंदु पर जाने के बाद, क्योंकि आपके पास मुद्रा है ही नहीं भुगतान करने के लिए, तो तब आप सीधे सोने में पेमेंट करेंगे। किसमें करेंगे, इंग्लैंड को सोने में पेमेंट करेगा। इंग्लैंड को सोना भेजे, लो भाई तेरे सामान के बदले ये सोना है, ठीक है जी, बात खत्म। अब देखिए, अब क्या करना है कि भारत में जो अभी विनिमय दर की बात की थी मैंने कि 4 रुपए बराबर 1 पाउंड, ठीक है जी। तो 4 रुपए बराबर 1 पाउंड, तो 4 रुपए बराबर 1 पाउंड का मीनिंग क्या है कि हमें 4 ग्राम सोना, ठीक है जी, 4 ग्राम सोना ये तो हमारे यहां पे उपलब्ध हो जाएगा 4 रुपए में, ठीक है जी। ये 4 ग्राम सोने की बात कर रहे हैं। 4 ग्राम का सोना विदेशों को भेजना है तो वो सीधे तो जाएगा नहीं, जलयान से जाएगा तो उस पर खर्चा आएगा। तो माना कि उस पर खर्चा आ रहा है विदेश भेजने का, इंग्लैंड को भेजने का 20 पैसे, ठीक है। तो 4 रुपए में 20 पैसे जोड़ देंगे तो ये हो गया 4 रुपये 20 पैसे, ठीक है जी, 4.40 रुपये। तो इस प्रकार से ये निकल आएगा उच्चतम स्वर्ण बिंदु। तो ये जो स्वर्ण निर्यात व्यय है मात्र हमने लिया 20 पैसे आ रहा है, कितने पे, 4 ग्राम सोने पे, ठीक है जी, 4 ग्राम सोने पे का खर्चा है, ठीक है जी। और ज्यादा भेजेंगे तो क्या होगा, खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये निकल गया उच्चतम स्वर्ण बिंदु। अब दूसरा था निम्नतम स्वर्ण बिंदु, इसमें हमने माइनस किया था। अब क्या करना है कि जो 4 रुपया है उसमें से जो सोना भेजने का खर्चा था उसको माइनस करना है, क्योंकि अब सोना तो भेजना नहीं है, क्योंकि अब दूसरे पक्ष में क्या है कि भारत का जो भुगतान संतुलन है वो भारत के अनुकूल हो गया है, अनुकूल हो गया। भारत को सोना नहीं भेजना है, ठीक है जी, कि अब उसके पास पेमेंट की कोई समस्या नहीं है। तो इससे देश में सोना अपने आप आता है, ठीक है, विदेश से। तो इसलिए जो 20 पैसे का खर्चा था उसको इसमें घटाना है, ठीक है जी। तो घटा के कितना आ गया, 3 रुपया 80 पैसे आ गया, ठीक है जी। तो ये कहलाएगा निम्नतम स्वर्ण बिंदु,
ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो उच्चतम स्वर्ण बिंदु क्या होता है और निम्नतम स्वर्ण बिंदु क्या होता है। टकसाली विनिमय दर है, इसके लिए कुछ मान्यताएं बताई गई हैं कि जिन मान्यताओं के आधार पर यह सिद्धांत काम करता है। क्या मान्यताएं, देखो भाई, सोने की कीमत देश द्वारा अपनी मुद्रा में तय की जाती है। अर्थात जैसे भारत का हमने कह दिया कि 1 रुपए का जो मूल्य है वो कितना है, तो सोना 1 ग्राम डाल दिया, अब इसका वैल्यू कितनी है ये निर्धारित करना अमेरिका का काम नहीं है कि भारत ने कितना डालना है, इंग्लैंड ने कितना डालना है। तो सोने की कीमत देश द्वारा अपनी मुद्रा में तय की जाती है। देश की जो मुद्रा रुपए में तय की जाती थी कि सोना कितने रुपए का है, पाउंड वाला पाउंड में नापेगा और इधर भारत वाला रुपए में नापेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, टकसाली समता दर पर स्वर्ण असीमित मात्रा में क्रय और विक्रय किया जा सकता है। मतलब जो टकसाली समता दर थी उस पर असीमित मात्रा में चाहे जितना सोना आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते थे, ऐसा उस समय था, ऐसा इसकी मान्यता है। 2 देशों के बीच सोना स्वतंत्र रूप से आ और जा सकता है, अर्थात सोने के आयात और निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था उस समय। ओके, ये भी क्या है, इस सिद्धांत की मान्यताएं हैं। मुद्रा की पूर्ति स्वर्ण या कागजी मुद्रा में होती थी जिसे स्वर्ण का समर्थन होता था। जैसे मैंने कहा कि मुद्रा की जो पूर्ति है, अर्थात जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा होती थी वो सोने के सिक्कों के रूप में होती थी, एक बात ही थी। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि कागजी मुद्रा में भी होती थी, लेकिन जो कागज की मुद्रा थी वो सोने में परिवर्तनीय थी कि सरकार गारंटी दे दे कि 1 रुपए के बदले आप 2 ग्राम सोना हम आपको देंगे, तो ठीक है मिलेगा, आप बैंक में ले जाओ तो आपको सोना मिल जाएगा। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। अगला क्या है, कीमत स्तर मुद्रा पूर्ति के साथ परिवर्तित होता है। इसका मीनिंग हुआ कि यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, सप्लाई ज्यादा बढ़ती है तो कीमत स्तर बढ़ेगा। कीमत स्तर बढ़ने का अर्थ हुआ कि महंगाई बढ़ेगी। और यदि क्या होता है, कीमत मुद्रा की पूर्ति कम होती है तो कीमत स्तर क्या होगा, घटेगा। तो घटना बढ़ना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है परिवर्तित। तो कुल मिला के कीमत स्तर मुद्रा की पूर्ति के साथ बढ़ता था और मुद्रा की पूर्ति घटने के साथ घटता था। ओके जी। अगला है, विभिन्न देशों के बीच पूंजी गतिशील होती है, यानी कि जो पूंजी है, कैपिटल है, वो विभिन्न देशों के बीच क्या होती थी, आ और जा सकती थी, उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं था। और अगला है, विनिमय दर का समायोजन स्वतः होता था। जो विनिमय दर थी, टकसाली समता जो दर थी या विनिमय की जो टकसाली दर थी, इसका जो निर्धारण था वो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा स्वतः होता था। अब यहां देखिए कि ये रेखा चित्र पर किस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से हम 2 अक्ष क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। 2 अक्ष क्या करेंगे, ड्रॉ करने वाले हैं। एक हो गया हमारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इस पे लिखा मेरा आर, यहां पे लिखेंगे विनिमय दर, रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी। और इस नीचे वाली जो हमारी बड़ी वाली लाइन है, इस पे लिखेंगे विदेशी विनिमय की मात्रा। ठीक है जी, विदेशी विनिमय की मात्रा। 2 बात आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमने क्या करना है, यहां से एक डिमांड कर्व खींचना है। ये पाउंड का डिमांड कर्व है। ठीक है जी, पाउंड का डिमांड कर्व है। तो एक हमने क्या किया, मांग वक्र खींचा और यहां से एक पूर्ति वक्र खींचा। जहां पर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, वहां पर क्या होगा, विदेशी जो विनिमय दर है, जिसे कि हम कह रहे हैं टकसाली समता दर निर्धारित होगी। अर्थात जहां पर पाउंड की मांग और ये पाउंड का पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटेंगे, यहां पर टकसाली समता दर निर्धारित होगी। तो कितनी हो रही है, यहां पर विदेशी जो मुद्रा विनिमय की मात्रा है, अर्थात पाउंड की मांग और पूर्ति ओ के ऊपर कितनी है, ठीक है जी, ओ आर के बराबर है या क्यू ई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो विनिमय दर है यहां ई पॉइंट पर ओ आर होगा। ठीक है जी, ओ आर क्या है, एक टकसाली समता दर है। और यहां पर क्यू निर्धारित हुई, ओ क्यू पर क्या है, विदेशी मुद्रा की मांग, अर्थात पाउंड की मांग और पूर्ति क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है जी, तो ई पॉइंट तो इसका संतुलन का बिंदु हो गया और इधर ओ आर ये हो गया आपकी टकसाली विनिमय दर। इसको आप बना लेंगे। जैसे कि हम मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो उसी में से हम देखते हैं कि डिमांड कर्व खींचा जाता है और इसी प्रकार से आपका सप्लाई कर्व खींचा जाता है। अब ये तो बात हो गई। अब हमने अगली बात की आपसे, ये तो टकसाली समता दर की या टकसाली विनिमय दर होगी, लेकिन हमने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि टकसाली विनिमय दर पर ही क्या हो, 2 देशों के बीच मुद्राओं का आदान प्रदान हो, क्योंकि टकसाली विनिमय दर है दीर्घकालीन विनिमय दर, सामान्य दर। तो ये दर
ये इस दर से ऊपर हमेशा क्या रहती है, बाजार में जो एक्चुअल दर होती है विनिमय की वो ज्यादा रहती है। तो उसके लिए निर्धारित कर दिए गए कि उच्चतम स्वर्ण बिंदु और यहां हो जाएगा निम्नतम स्वर्ण बिंदु। अब ये कैसा होगा, यहां नजर डालनी है। यहां पे देखते हैं कि जैसे हमने यहां समझाया कि 4 रुपए 20 पैसे। अब भारत का जो भुगतान संतुलन है इस पूर्ति वक्र पर नजर डालना है, ठीक है जी, कि भारत का जो भुगतान संतुलन है प्रतिकूल है। भारत के पास अब इंग्लैंड के सामान का क्या है, पेमेंट करने का या भुगतान करने का लिए रुपये नहीं है। ओके जी। अब ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा, सोने के द्वारा पेमेंट करेगा। क्या करेगा, सोने द्वारा भुगतान करेगा, ठीक है जी। लेकिन यहां पर क्योंकि ये जो है उच्चतम स्वर्ण बिंदु है तो भारत सोना भेजेगा इंग्लैंड को भुगतान के रूप में, तो इसमें सोने का भेजने का जो खर्चा है वो भी जुड़ जाएगा, ठीक है जी, जुड़ जाएगा। अब इससे ऊपर, ठीक है जी, अब ऐसी स्थिति में यहां पर आपने इसको ड्रॉ करना है, तो ऐसी स्थिति में ये लाइन सीधी हो जाएगी, ठीक है जी, हमारा ये पूर्ति वक्र इस प्रकार से चला जाएगा। तो इससे ऊपर अर्थात जो पड़ गया इससे ऊपर क्या होगा, अब जो है विनिमय दर इससे ऊपर नहीं जाएगी। इस उच्चतम स्वर्ण बिंदु से ऊपर किसी भी हिसाब से क्या होगा, विनिमय की दर निर्धारित नहीं होगी, ठीक है जी। केवल इसमें आपने क्या करना है कि 4 रुपये 20 पैसे और जोड़ दिया। इस रेट पे अब जितनी मात्रा में सोना है वह इंग्लैंड को जा सकता है, ठीक है जी। और इससे ऊपर जाता है तो फिर नुकसान होगा, इसलिए तय कर दिया गया कि इससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है जी। इससे ऊपर यदि जाते हैं, ठीक है, तो नुकसान होगा। तो इसलिए ये हो गया भारत के लिए स्वर्ण निर्यात बिंदु और इसी को कहते हैं उच्चतम स्वर्ण बिंदु। ये तो हो गया भुगतान संतुलन जब भारत का प्रतिकूल है। अब दूसरी स्थिति क्या है, भारत का जो भुगतान संतुलन है वो अनुकूल हो जाता है। अनुकूल मतलब भारत निर्यात बहुत ज्यादा करता है और आयात कम करता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भारत का क्या होगा, अनुकूल होगा। तो ऐसी स्थिति में कौन सा बिंदु स्वर्ण का निर्धारित होगा, वह होगा निम्नतम स्वर्ण बिंदु। तो ये इससे ऊपर गया, अब डिमांड कर पे नजर डालनी है, तो ये यहां पर निर्धारित होगा और उसके बाद इस रेखा को भी आपने सीधे इसके तरह ड्रॉ कर देना है, ये डिमांड कर, ठीक है जी। ये सीधा क्यों हो रहा है और यहां पर क्यों हुआ, ठीक है जी, क्योंकि हमने बताया यहां पर फिक्स हो गया कि 4 रुपये 20 पैसे के हिसाब से आप सोने का निर्यात क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं जितना मर्जी है। तो ऐसी स्थिति में जो ये पूर्ति वक्र है भारत का, ठीक है, निर्यात का पूर्ति वक्र है, पूर्ण तो लोचदार हो गया। मतलब आप जितना भेज सकते हो, ठीक है जी, उसी रेट पे भेज सकते हो, ठीक है जी। ये आपसे जो खरीदना चाहेगा इस रेट पे, ठीक है, उतने पे ये देता रहेगा, इसमें चेंज नहीं होने वाला, इसलिए सीधा हो जाएगा, ठीक है, पड़ा हो जाएगा। और इसी प्रकार से स्वर्ण आयात बिंदु, यहां पर क्या हो रहा है, हमने उल्टा किया। अब जब अनुकूल है क्या भुगतान संतुलन, तो सोना तो देना नहीं है। अब देश में सोना आएगा तो जो खर्चा है जो 20 पैसे का उसको माइनस कर दिया, 3 रुपये 80 पैसे। तो 3 रुपये 80 पैसे स्वर्ण आयात बिंदु होगा भारत का, ठीक है, मांग के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये भी पड़ा हो जाएगा, ठीक है। पड़ा होने का अर्थ है कि इस रेट पर आप चाहे तो जितना सोना है उसको ले सकते हैं, ठीक है जी। इस रेट पे जितना चाहे सोना ले सकते हैं, रेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप 1 टन लो, 2 टन लो, ठीक है जी, 5 किलो लो, 1 किलो लो, रेट वही रहेगा, ठीक। तो इसलिए ये स्वर्ण आयात बिंदु हो गया। तो कितने बिंदु हो गए, 2 हो गए। स्वर्ण निर्यात, ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, विनिमय दर का निर्धारण होता है। और जबकि टकसाली विनिमय दर तो ये है, ये वाली, ठीक है जी, ये वाली टकसाली विनिमय, अब लिखा टकसाली समता दर, तो ये वाली है। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि विनिमय दर बिल्कुल यही रहेगी, अर्थात इससे ऊपर जा सकती है, लेकिन वह स्वर्ण निर्यात बिंदु अपर गोल्ड पॉइंट तक जाएगी और नीचे गिरते गिरते यहां पर भी वह लोअर गोल्ड पॉइंट तक जाएगी, जिसे कि स्वर्ण आयात बिंदु और ऊपर वाले को स्वर्ण निर्यात बिंदु कहते हैं। इन दोनों के बीच वो क्या करेगी, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती रहेगी। यदि इससे नीचे और जाती है तो फिर घाटा होगा, घाटा होगा। तो घाटा न होने के कारण निर्धारित कर दिया गया कि 2 स्वर्ण बिंदुओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण होगा। भले क्या है, टंक समता जो दर है वो क्या है, OR है, जबकि विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति, अर्थात विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति का मतलब है पाउंड की मांग और पूर्ति कितनी है, OQ है। तो यहां पर संतुलन का पॉइंट E है, तो विनिमय दर OR निर्धारित है। और ये वाली जो हमारी है
ये है आपकी टकसाली समता दर, कौन सी, ORA, ये देखा जो आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, अब इसी को मैंने क्या किया है, ये हमने यहां पर अंक गणितीय भाषा में दिखा था, तो ये अपर चला गया था, तो ये जो अपर लाइन है 4 रुपए 20 पैसे की, ठीक है जी, इसी को आगे मिला देते, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है जी, 4 रुपए, ये अपर गोल्ड पॉइंट हो गया, पहले था। अब इसमें जो भेजने का खर्चा है उसको घटाना है, तो कितना, ये 3 रुपए 80 पैसे हो गया, तो हमने इसको यहां मिला दिया, तो ये हो गया आपका 3 रुपए 80 पैसे, ये हो गया आपका लोअर गोल्ड पॉइंट, और इसी को आगे मिला दीजिए, तो क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार से एक पट्टी ऊपर हो गई और एक पट्टी नीचे हो गई, तो इन दो पट्टियों के बीच उस समय विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों की दर, विनिमय दर जो थी, टकसाली विनिमय दर से ऊपर और नीचे चलती रहती थी। तो इस प्रकार से क्या था, टकसाली समता दर या विनिमय की टकसाली दर क्या करती थी, काम करती थी। तो आज हमने आपको क्या बताया, आज हमने आपको बताया कि टकसाली समता दर किसे कहते हैं। ठीक है जी, आप किस प्रकार से लिखेंगे, आप पहले टकसाली समता दर के बारे में यहां तक लिखते लिखते चले जाएंगे। ठीक है जी, यहां तक लिखते हुए चले जाएंगे, उसके बाद आप इधर की मान्यताएं लिखेंगे, इधर की मान्यताएं लिखेंगे, और अंत में आप इधर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फाइनल यानी कि अंत में आप डायग्राम बनाना और उसके बारे में फिर बतलाना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।